इस लेक्चर में मार्च 17 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एन के इंटरप्राइजेस लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहे होते हैं। तो एक सबसे बेसिक सा जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से सॉल्व होता है, पहले उसको देखते हैं। तो अच्छा, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि कंपनीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही होती है। फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, लेकिन अब फॉर एग्जांपल के हमारे पास जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि उससे तीनों प्रोडक्ट्स बन रही हों। तो किस प्रोडक्ट को पहले बनाए, ये डिसीजन हमने लेना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा हमें फ़ायदा दे रहा होगा, किस प्रोडक्ट को हमें पहले बनाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट हटाएंगे तो हमारे पास सीएम आ जाएगा। फिर जो चीज़ हमारे पास लिमिटिंग होगी उसको यहाँ पे रखेंगे, उसकी जो अगर वो फॉर एग्जांपल केजीज लिमिटेड लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन के हैं तो केजीज को रखेंगे। आर्स अगर जो है वो हमारे पास लिमिटिंग है तो हम आर्स की बेसिस पे देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, कैलकुलेट सीएम पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। जैसे कि हम हर क्वेश्चन में बाकी सिंपल भी अगर कोई डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें सीएम हमें निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कैलकुलेट सीएम पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, कन्वर्ट दिस सीएम पर यूनिट इनटू सीएम पर लिमिटिंग फैक्टर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीएम पर लिमिटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। फिर उस सीएम पर लिमिटिंग फैक्टर को हम रैंकिंग दे देंगे, जो जब सबसे ज्यादा हमें सीएम दे रहा होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिससे हमें सबसे ज्यादा मिल रहा होगा, तो उसको सबसे पहले बना लेंगे, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर। इस तरीके से हम तीनों को रैंकिंग दे देंगे। फिर उन रैंकिंग के हिसाब से उनके यूनिट्स यहाँ पे रखेंगे। जो रैंकिंग वन में आ रहा होगा उसकी रैंकिंग वन का यूनिट्स यहाँ पे रख के उसको फिर हम देख लेंगे केजी कितने कंज्यूम्ड हो रहे हैं, फिर बच्चे कितने हैं, और उसके जरिए से हम सीएम फाइंड कर लेंगे। ये सबसे एक बेसिक इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा होता है। फिर क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में सेविंग्स की बात हो रही होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक चीज़ हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और वही चीज़ बाहर से परचेज करते हैं, तो उसमें हमने डिफरेंस देखना होता है कि कितनी सेविंग हो रही है हमें। बनाने में, चीज़ें बनाने में ज़्यादा सेविंग हो रही है या हमें बाहर से प्रोड्यूस करने में ज़्यादा बचत हो रही है। फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ बना रहे हैं 10 रुपए की, ठीक है, और बाहर से हम परचेज कर रहे हैं, अगर परचेज करते हैं तो वो 15 की होती है। तो इसमें 5 रुपीज जो है वो हमने सेव कर लिए। तो इस बेसिस पे हम लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पूरा क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्शन करेंगे यूनिट्स की। फिर जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और जितने रिमेनिंग बच जाएंगे वो फिर हम बाहर से परचेज कर लेंगे। यहाँ पे प्रोड्यूस वाले आ जाएंगे और जो बच जाएंगे वो बाहर से हम परचेज कर लेंगे। फिर क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में जो है कमिटेड प्रोडक्शन हमें दी हुई होती है। तो कमिटेड प्रोडक्शन में क्या होता है, या तो कॉन्सिक्वेंसेज मेंशन्ड होंगे या इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होगी कोई भी। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो हमने फॉलो करनी है मिनिमम कमिटमेंट। मतलब जो फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स की बात हो रही है कि वो बनाने ही बनाने, तो वो सबसे पहले हम वही बना। फिर जिसमें कॉन्सिक्वेंसेज मेंशन्ड है उसमें देखेंगे क्वांटिफाइबल है या अनक्वांटिफाइबल है। क्वांटिफाइबल का मतलब कि इवेल्युएट करना है, पेनल्टी वगैरह अगर दी हुई है तो वो मतलब डायरेक्ट दी हुई होगी, उसमें हम इवेल्युएट करेंगे, वो डायरेक्ट रख देंगे। अनक्वांटिफाइबल में भी हमने मिनिमम कमिटमेंट को फॉलो करना है। अच्छा, इसमें पता कैसे चल रहा होगा, किस तरीके से लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा इफ कमिटमेंट इज नॉट फुलफिल्ड कंपनी हैज टू फेस सीरियस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इशू। इस तरीके की हमारे पास चीजें लिखी हुई होंगी। तो उससे हमें पता चल जाएगा ये चीज अनक्वांटिफाइबल है और उसमें हम मिनिमम कमिटमेंट को फॉलो करेंगे। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स टू प्रोड्यूस इन हाउस एंड बॉट एक्सटर्नली। जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी कि प्रोडक्शन करें मतलब इन हाउस बनाएं, या बॉट एक्सटर्नली मतलब परचेज कर लें बाहर से। तो इस पैटर्न से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो इसको रख लेते हैं हम। अब देखते हैं, एनके एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टेलीकॉम कंपनीज। द डिमांड ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज इंक्रीजिंग। हाउएवर, एनके प्रोडक्शन फैसिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू 50,000 मशीन आवर्स ओनली। तो एक लिमिटिंग फैक्टर हमें क्या बता दिया कि मशीन आवर्स जो है वो हमारे रिस्ट्रिक्टेड है। Therefore, NK is considering to buy certain components externally। हमारे पास क्योंकि आर्स जो है वो लिमिटेड हैं तो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हम अपने पास नहीं बना सकते। तो कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम सोच रहे हैं कि बाहर से परचेज कर लें। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गेट। अब इसमें हमें बता रहे हैं कि कौन से यूनिट्स या कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करें और कितने यूनिट्स जो है हम बाहर से परचेज करें, वो हमने इसमें कैलकुलेट करना है। तो एस्टिमेटेड डिमांड दे दी, चारों प्रोडक्ट्स की हमें डिमांड दे दी है।
फिर मशीन आवर्स जो है वो बता दिए पर यूनिट के हिसाब से कितने कितने लगेंगे। फिर अगर हम वो प्रोड्यूस करते हैं, इन हाउस अगर बनाते हैं, तो एक यूनिट पे डायरेक्ट मटेरियल दे दिया, लेबर दे दिया, एफओएच दे दिए, फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें वेरिएबल भी शामिल हैं, फिक्स भी शामिल हैं। लेकिन जब हम पर यूनिट की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम खाली वेरिएबल ओवरहेड्स लेके जा रहे होते हैं, तो इसमें से फिक्स ओवरहेड जितने भी होंगे उनको हटा देंगे। और एलोकेटेड एडमिन ओवरहेड, तो ये हमारे डिसीजन के लिए रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है, ये इररेलेवेंट एक कॉस्ट है, तो इसको भी नहीं लेंगे हम लोग। अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कुछ कॉस्ट आ रही होती फिक्स कॉस्ट, तो उसको हम डिसीजन में लेते हैं, लेकिन ये एलोकेटेड है तो इसलिए ये इररेलेवेंट है। फिर अगर बाहर से परचेज करते हैं तो एक यूनिट की हमें चारों की कॉस्ट दे दी। फिर बता रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड फिक्स ओवरहेड, जैसे कि हमें यहाँ पे भी पता चल रहा था फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल भी होंगे, फिक्स भी होंगे। तो फिक्स बता दिए 1.50 पर मशीन आवर्स। तो मशीन आवर्स से लिंक करके उन्होंने बता दिए, तो मशीन आवर्स भी हमें दिए हुए पर यूनिट के हिसाब से, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस इन हाउस एंड बॉट एक्सटर्नली। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो कितनी कॉस्ट आ रही होगी हमें प्रोड्यूस करने में, तो इसकी वर्किंग कर लेते हैं। कॉस्ट टू प्रोड्यूस, कॉस्ट टू प्रोड्यूस में सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट एक हमें बेयर करनी पड़ रही है। फिर डायरेक्ट लेबर एक कॉस्ट आ रही है। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स एक कॉस्ट आएगी। सारी एक, अच्छा डायरेक्ट मटेरियल जो है 20, 28, 23, 22, ये चार आ गई। डायरेक्ट लेबर भी डायरेक्ट दी हुई है 9, 5, 9, 8 पर यूनिट के हिसाब से सारी दी हुई है। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो हमें फाइंड करनी है, तो टोटल जो है वो है 16 X1 में। ठीक है। और इसमें से अगर मैं फिक्स हटा दूं, फिक्स कितनी है 1.50 पर मशीन आवर, 1.50 इंटू X1 में कितने मशीन आवर्स लग रहे हैं 8। तो इस तरीके से ये फिक्स वाली हट जाएगी, खाली वेरिएबल बच जाएगी। यहाँ से भी देखते हैं, टोटल है 8, 8 में से अगर मैं फिक्स हटा दूं 1.5 इंटू 4 आवर्स, सिमिलरली यहाँ पे भी टोटल कितने हैं, टोटल हैं 8.5। इसमें से अगर मैं फिक्स हटा दूं 1.50 पर मशीन आर है, इंटू मशीन आवर्स कितने हैं, एक यूनिट पे 5 घंटे लगते हैं यहाँ पे। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी कैलकुलेट करूँ, टोटल है हमारे पास 5, इसमें से अगर मैं फिक्स हटा दूं एफ ओ एच 1.50 इंटू 2, तो इस तरीके से हमारी सारी कॉस्ट आ जाएगी। और हमने मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ले ली और एलोकेटेड वाली रेलिवेंट कॉस्ट है, तो यही चारों हमारे पास कॉस्ट आ जाएंगी। इन सबको ऐड अप कर लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास कॉस्ट टू प्रोड्यूस आ गई। इसको, ये चारों हमारे पास जो कॉस्ट आई हैं वो हम रख लेते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट में। एक डी का कॉलम में बना लेते हैं, कितनी है 33, 35, 33 और 32। 33, 35, 33 और 32। तो ये हमने अभी प्रोडक्शन कॉस्ट लगती। अब परचेज की हमें डायरेक्टली भी बता दिए प्राइस, 35, 40, 34, 33, 35, 40, 34 एंड 33। तो इस तरीके से हमारे पास सेविंग भी आ गई सारी। यहाँ पे जो है, अगर हम सेविंग किस तरीके से आई, अगर बाहर से परचेज करते हैं तो 35 की करते हैं, हमने प्रोड्यूस करी 33 की, तो कितने हमने सेव कर लिए 2 रुपीज। इस तरीके से हमने चारों की सेविंग फाइंड कर ली। बाहर से परचेज करते तो 33 की, हमने प्रोड्यूस की 32 की, तो इस तरीके से। अब ये सारी सेविंग्स तो आ गई, लेकिन
अब हमने देखना है कि इसमें से कौन सी चीज हम अपने पास बनाएं और कौन सी चीज बाहर से परचेज कर लें। अब ये चेक करना है, तो हम लिमिटिंग फैक्टर केजीज में भी दिए सकते हैं या आवर्स में भी दिए सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर केजीज में, सॉरी, इस क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर जो है वो मशीन आवर्स की बेसिस पे है। तो मशीन आवर्स कितने हैं, 8, 4, 5 और 2। तो ये मशीन आवर्स हो गए। तो सीएम सेविंग पर केजी फाइंड कर लेते हैं। सेविंग है 2, पर केजी है 8। सेविंग पर केजी या सेविंग पर आर, यहाँ पे आर्स भी लिख लेते हैं, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो सेविंग पर आर, यहाँ पे भी फाइंड कर लेते हैं सेविंग पर आर, और यहाँ पे भी फाइंड कर लेते हैं सेविंग पर आर। अब यहाँ पे रैंकिंग करते हैं, तो 1 नंबर पे ये आ जाएगा, 2 पे ये आ जाएगा, फिर 3 पे ये आ जाएगा, और 4 पे ये आ जाएगा। तरीके से रैंकिंग हो जाएगी सारी। अब जो है सबसे पहले जो नंबर 1 पे है, और यहाँ पे ये x1 है, x2 है, x3 है, और x4 है। तो सबसे पहले हमने x2 को प्रोड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सीएम दे रहा है। अगर उसको हम बनाते हैं उसके यूनिट्स को, तो सबसे ज़्यादा सीएम मिलेगा। तो x2 को जो सबसे पहले प्रोड्यूस करना है, उसके यूनिट्स हैं हमारे पास 2000। 2000 यूनिट्स हैं। केजी कैसे पता चलेंगे, 2000 यूनिट्स हैं, और 2000 यूनिट्स हैं, और हर एक जो है, जो बनता है वो है 4 आवर्स लगते हैं, 4 मशीन आवर्स लगते हैं। तो कितने मशीन आवर्स कंज्यूम्ड हो जाएंगे अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं? 4 आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में, तो 2000 यूनिट्स बनाने में कितने लग जाएंगे? 8000 केजीज या आवर्स कंज्यूम्ड, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। और केजीज या आवर्स लेफ्ट ओवर कितने रह जाएंगे? टोटल थे हमारे पास 50,000 मशीन आवर्स, उसमें से 8000 यूज हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। x2 के बाद जो है, नंबर 1 थी, नंबर 2 पे रैंकिंग है x4 की। तो x4 बना लेते हैं। x4 के जो यूनिट्स हैं वो हैं 4500। 4500 को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं, आ, एक यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगते हैं, तो 4500 यूनिट्स बनाने में कितने लगेंगे? 9000। और आवर्स लेफ्ट ओवर कितने रह जाएंगे? 33,000 के। उसके बाद जो है हम बना सकते हैं, नंबर 3 रैंकिंग इसकी थी, मतलब x1 बना सकते हैं। x1, x1 के देखते हैं कि कितने यूनिट्स बन रहे हैं। x1 में है 6500 यूनिट्स हैं। तो 6500 इंटू, कितने आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में? 8। तो ये इसका मतलब है कि हम ये पूरे 2000 आवर्स जो हैं वो नहीं कर सकते इसके ऊपर वर्क। तो इसके हमें यूनिट्स कम करने पड़ेंगे। तो 33,000 को अगर मैं डिवाइड कराता हूँ 8 से, ये कितने 33,000 आवर्स हैं, इसको मैं डिवाइड करा रहा हूँ 8 से, तो पता चल जाएगा कितने यूनिट्स बना सकता हूँ। तो मैं 4125 यूनिट्स बना सकता हूँ। तो 4125 यूनिट्स बना सकता हूँ। एक यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगते हैं। तो ये सेम 33,000 हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, खत्म। अच्छा, तो अभी तक जो है, अच्छा, ये किस तरीके से ये अमाउंट आया करेगी, बैलेंसिंग अमाउंट? ये जो हमें केजीज लेफ्ट ओवर वाले होंगे, उसको हम केजी पर यूनिट से डिवाइड करा देंगे। या आर्स, यहाँ पे क्योंकि आर्स की बात हो रही है, तो आर्स को आर्स पर यूनिट से डिवाइड करा देंगे। केजीज या आर्स को केजी या आवर्स पर यूनिट से डिवाइड करा देंगे। उसके बाद जो है, ये हमने देख लिया। अब जो यूनिट्स रह गए हैं, फॉर एग्जांपल जो x3 के यूनिट्स और x1 के रिमेनिंग यूनिट्स रह गए हैं, वो बाहर से प्रोड्यूस कर लेते हैं। सबसे पहले x1 की अगर बात करें, तो x1 के जो टोटल यूनिट्स है वो थे 6500। हमने बना कितने लिए? 4125। 4125। तो 2375 जो है वो हम बाहर से परचेज कर लेंगे। और x3 को तो हमने यहाँ पे लिफ्टाया ही नहीं है टोटली प्रोडक्शन में, क्योंकि इतना कम सीएम दे रहा था। तो उसको हम फिर बाहर से प्रोड्यूस कर लेते हैं। x3 जो है, x3 जो है
उसके टोटल सारे के सारे यूनिट 7,100 यूनिट्स जो है वो हम बाहर से प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट क्या थी? नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस इन हाउस एंड बॉट एक्सटर्नली। तो इन हाउस के ये यूनिट्स हैं और बॉट एक्सटर्नली के ये यूनिट्स हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप ये अच्छे से सारा कुछ समझ आ गया होगा। इन पैटर्न्स को दिमाग में रखना है ताकि पेपर के टाइम, क्योंकि 5-6 डिसीजंस हैं तो उसमें पता नहीं चल रहा होता कि कौन से वाले में किस तरीके से वर्किंग होगी। तो अगर पैटर्न माइंड में होंगे तो पता चल जाएगा, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी कि किस तरीके से होता। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।